कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले से, जब मिस्र के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। उस समय धरती पर कंडाक नाम का एक बेहद ताकतवर राज्य हुआ करता था। ये वही जगह थी जहां पहली बार किसी राजा ने इंसानों पर राज करना शुरू किया था। सदियों तक कंडाक दौलत, ताकत और शानो शौकत का प्रतीक बना रहा, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब राजा ऑक्टन गद्दी पर बैठा। ऑक्टन सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि अंधेरे जादू का दीवाना बन चुका था। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी सबैक का ताज बनाना, क्योंकि वो जानता था कि ये ताज उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमर इंसान बना देगा। लेकिन उस ताज को बनाने के लिए चाहिए था एटर्नियम नाम का एक बेहद दुर्लभ जादुई पत्थर, जो सिर्फ कंडाक की जमीन में पाया जाता था। इसके बाद राजा ने अपने ही लोगों को गुलाम बनाकर खदानों में झोंक दिया। बूढ़े, जवान और यहाँ तक कि बच्चे भी दिन रात उस पत्थर को निकालने के लिए मजबूर किए जाते थे। हर तरफ दर्द, चीखे और मौत दिखाई देती थी, लेकिन राजा की लालच कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन एक मजदूर को एटर्नियम का टुकड़ा मिल जाता है और वो डरते डरते उसे सैनिकों तक पहुंचाने भागता है, क्योंकि जिसने पत्थर दिया उसे इनाम मिलने वाला था। लेकिन वहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। रास्ते में बाकी मजदूर उससे पत्थर छीनने की कोशिश करते हैं। तभी हारू नाम का एक बहादुर लड़का उसकी मदद करने पहुंच जाता है। हारू उस मजदूर को सुरक्षित सैनिकों तक पहुंचा देता है, लेकिन जैसे ही वो मजदूर इनाम लेने आगे बढ़ता है, सैनिक बेरहमी से उसके पेट में वार करके उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ये देखकर हारू अंदर तक हिल जाता है। वहीं टेथेडम अपने बेटे को वहां से दूर ले जाता है और उसे समझाता है कि जो भी राजा के खिलाफ खड़ा होता है उसका अंजाम मौत होता है। लेकिन हारू डरकर जीने वालों में से नहीं था। वो अपने लोगों को आजाद देखना चाहता था। उसे यकीन था कि अगर पूरा कंडाक एक साथ खड़ा हो जाए तो इस जालिम राजा को गिराया जा सकता है। इसलिए एक दिन वो सैनिक के हाथ से एटर्नियम छीन लेता है और उसे लोगों के सामने आजादी के प्रतीक की तरह ऊपर उठाता है। उस छोटे से पत्थर ने लोगों के दिलों में उम्मीद की आग जला दी। लेकिन राजा ऑक्टन समझ गया था कि ये छोटी सी चिंगारी कभी भी बड़ा विद्रोह बन सकती है। इसलिए उसने पूरे शहर के सामने हारू को मौत की सजा दे दी। मगर मरते वक्त भी हारू की आंखों में डर नहीं था। उसके दिल में सिर्फ अपने लोगों की आजादी की आग जल रही थी। तभी एक चमत्कार होता है। धरती के प्राचीन जादूगर हारू को चुन लेते हैं और उसे देवताओं जैसी शक्तियां देकर एक महान चैंपियन बना देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सबैक का ताज बन चुका था। इसके बाद वो चैंपियन सीधे राजा ऑक्टन के महल पहुंचता है, जहां राजा अपनी शैतानी ताकतों को छोड़ देता है। दोनों के बीच इतनी भयानक लड़ाई होती है कि पूरा महल तबाह हो जाता है। आखिरकार चैंपियन जीत जाता है और जादूगर उस खतरनाक ताज को हमेशा के लिए छिपा देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद वो चैंपियन अचानक गायब हो जाता है। तभी से कंडाक में एक कहानी सुनाई जाती है कि जब इस धरती को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वो योद्धा फिर लौटेगा। हजारों साल बाद आज कंडाक फिर से गुलाम बन चुका है। इस बार यहाँ राज कर रही है इंटरगैंग नाम की बेरहम सेना। पूरा शहर उनके डर में जी रहा है। शहर से बाहर जाने के लिए हर गाड़ी की तलाशी ली जाती है और हर इंसान को अपने पहचान पत्र दिखाने पड़ते हैं। इसी दौरान अमोन नाम का 14 साल का लड़का अपनी स्केटबोर्ड लेकर चेक पोस्ट पार करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर भी अमोन डरने के बजाय सैनिक को चिढ़ाने लगता है। गुस्से में सैनिक उसका पीछा करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर करीम अपनी वैन लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन असली राज उस वैन के अंदर छिपा था, क्योंकि उसी वैन में छिपी हुई थी एड्रियाना टोमास, जिसे इंटरगैंग हर जगह ढूंढ रही थी। वही खिड़की से झांक रहा था उसका बेटा अमोन, जो अपनी माँ के साथ उस खतरनाक मिशन पर जाना चाहता था। उनका मिशन था हजारों साल पहले गायब हुए सबैक के ताज को ढूंढना। रास्ते में एड्रियाना अपने गले में पड़े एटर्नियम के लॉकेट को देखती है, जो उसे उसकी दादी से मिला था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा पत्थर जल्द ही हजारों साल पुरानी सबसे खतरनाक ताकत को जगाने वाला है। लेकिन एड्रियाना के लिए वो लॉकेट सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वो उसके परिवार की आखिरी निशानी थी, उस दौर की याद जब कंडाक आजाद हुआ करता था। दूसरी तरफ उसका भाई करीम मजाक करते हुए कहता है कि परिवार की विरासत में उसे सिर्फ दादाजी का पुराना कोट और गंजापन मिला है। थोड़ी देर बाद तीनों उस रहस्यमयी पहाड़ तक पहुंच जाते हैं, जहां सबैक का ताज छिपा हुआ था। एड्रियाना और इश्माइल अंदर जाने लगते हैं, जबकि करीम बाहर वैन में रहकर निगरानी करने लगता है। जैसे ही वे पहाड़ के अंदर पहुंचते हैं, अचानक इश्माइल गायब हो जाता है और समीर उसे ढूंढने के लिए पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ करीम आराम से गाने सुन रहा होता है कि तभी उसकी नजर ऊपर से गिरते हुए समीर पर पड़ती है। वो तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कई हथियारबंद सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी बीच पहाड़ के अंदर एड्रियाना अचानक इश्माइल को अपने सामने देखकर चौंक जाती है। वो उससे समीर के बारे में पूछती है, लेकिन इश्माइल झूठ बोल
बोलते हुए कहता है कि उसे घुटन हो रही थी, इसलिए वो बाहर चला गया। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और आखिरकार टेथ एडम की कब्र तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही कदम आगे सबैक का ताज रखा हुआ था, लेकिन उसे हासिल करने के लिए एड्रियाना को दो विशाल चट्टानों के बीच छलांग लगानी पड़ती। तभी अचानक करीम को पकड़ने वाले सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और इश्माइल का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो शुरू से ही इंटरगैंग के लिए काम कर रहा था। सैनिक करीम को बंधक बना लेते हैं और एड्रियाना को धमकी देते हैं कि अगर उसने ताज नहीं सौंपा तो उसके भाई को मार दिया जाएगा। अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना खुद को उनके हवाले कर देती है। इसके बाद उसे टेथ एडम की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठा दिया जाता है ताकि उसे मार दिया जाए। मरने से पहले आखिरी बार एड्रियाना उस पुराने शब्द को बोलती है जिसे सदियों से कोई नहीं बोला था, शज़ैम। और उसी पल पूरी गुफा कांप उठती है। अचानक बिजली की तरह एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट होता है और अपनी आंखों से निकली भयानक ऊर्जा से एक सैनिक को पल भर में राख बना देता है। बाकी सैनिक घबरा जाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एड्रियाना और करीम वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन गोलियां उस योद्धा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। वो इतनी तेज रफ्तार से हमला करता है कि सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका लाशों से भर जाता है। लड़ाई के दौरान एड्रियाना फिर से ताज हासिल कर लेती है और तभी ऊपर से एक विशाल पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वही रहस्यमयी चैंपियन उसे बचा लेता है। हजारों साल बाद पहली बार ब्लैक एडम उस पहाड़ से बाहर निकलता है जहां वो सदियों से कैद था। बाहर निकलते ही वो ऐसी उड़ने वाली मशीनें देखकर हैरान रह जाता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ एड्रियाना और करीम जल्दी से वैन में वापस लौटते हैं। करीम गाड़ी चलाते हुए डर से कांप रहा होता है, लेकिन एड्रियाना खुश थी क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद मिशन पूरा हो चुका था और ताज अब उनके पास था। तभी कुछ दूरी पर भयंकर तबाही शुरू हो जाती है। ब्लैक एडम दो हेलीकॉप्टरों को आपस में टकरा देता है, जिससे आसमान में जोरदार विस्फोट होता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। इसके बाद दर्जनों सैनिक और गाड़ियां वहां पहुंचती हैं, लेकिन ब्लैक एडम अकेले ही सबको मिटाना शुरू कर देता है। उसके लिए इंसानों की पूरी सेना भी किसी खिलौने जैसी थी। हर तरफ आग, धुआं और तबाही फैल जाती है। जब सब खत्म हो जाता है तो ब्लैक एडम धीरे धीरे एड्रियाना की वैन की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से बचा हुआ एक सैनिक उस पर मिसाइल दाग देता है, लेकिन करीम दंग रह जाता है जब वो देखता है कि ब्लैक एडम हवा में ही उस मिसाइल को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब विस्फोट होने के बाद भी ब्लैक एडम को खरोच तक नहीं आती। वो आराम से उस सैनिक को खत्म कर देता है। हालांकि लड़ाई के दौरान उसके पेट में चोट लग चुकी थी। इसके बाद वो वहां से उड़ जाता है और करीम राहत की सांस लेते हुए कहता है कि उम्मीद है अब वो अजीब आदमी दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगले ही पल ब्लैक एडम आसमान से गिरकर सीधे उनकी वैन के पास आ धमकता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पहाड़ के अंदर इश्माइल को उसकी टीम का फोन आता है। असल में उसने शुरू से ही पूरा खेल रचा था ताकि बिना शक के ताज उसके हाथ लग जाए, लेकिन उसकी योजना पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, एड्रियाना को ढूंढकर किसी भी कीमत पर ताज हासिल करना। उधर जैसे ही दुनिया को पता चलता है कि प्राचीन चैंपियन जाग चुका है, हॉकमैन तुरंत एक सुपर हीरो टीम तैयार करता है। इस टीम में शामिल थी मैक्सीन हंकल, जिसे लोग साइक्लोन कहते हैं क्योंकि वो हवाओं को कंट्रोल कर सकती थी। दूसरा था एल रॉथस्टीन यानी एडम स्मैशर, जिसके पास अपने शरीर का आकार बदलने की ताकत थी। और तीसरा था केंट नेल्सन, जिसे पूरी दुनिया डॉक्टर फेट के नाम से जानती थी। वो इस टीम का सबसे ताकतवर सदस्य था। कुछ ही देर में ये तीनों अमेरिका में मौजूद हॉकमैन की आलीशान हवेली में पहुंच जाते हैं, जहां से शुरू होने वाली थी ब्लैक एडम और दुनिया के सबसे बड़े हीरोज की टक्कर। उधर हॉकमैन और उसकी टीम को पता चलता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक मेटा ह्यूमन में से एक जाग चुका है। उनका मिशन साफ था, कंडाक जाकर ब्लैक एडम को पकड़ना और उसे हमेशा के लिए रोक देना। यही टीम खुद को जस्टिस सोसाइटी कहती थी। कुछ ही देर में सभी एक विशाल स्पेसशिप में सवार हो जाते हैं, जिसे हॉकमैन गर्व से पूरी तरह अटूट बताता है क्योंकि वो दुर्लभ NTH मेटल से बना था। दूसरी तरफ कई घंटों बाद ब्लैक एडम आखिरकार होश में आता है। वो खुद को एमन के कमरे में पाता है। उठते ही वो अपने जख्म पर हाथ रखता है और उसकी शक्तियां पल भर में घाव भर देती हैं। तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके समय में ऐसी चीजें मौजूद ही नहीं थी। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसे कैद हुए पूरे 5000 साल बीत चुके हैं। नीचे लिविंग रूम में एड्रियाना उस रहस्यमयी ताज पर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसे ताज के अंदर एक अजीब वाक्य लिखा दिखाई देता है, जीवन ही मृत्यु का
का एकमात्र रास्ता है। ये पढ़कर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसी दौरान एमन ब्लैक एडम को कंडाक की हालत के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके गायब होने के बाद इस देश पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया और आज भी यहाँ के लोग गुलामी में जी रहे हैं। लेकिन इतने सालों बाद भी लोगों ने अपने चैंपियन को नहीं भुलाया। उन्होंने उसकी एक विशाल मूर्ति बनाई क्योंकि उन्हें भरोसा था कि एक दिन वो जरूर लौटेगा और उन्हें आजादी दिलाएगा। लेकिन ये सब सुनकर ब्लैक एडम शांत आवाज में कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है। इसके बाद वो दरवाजा इस्तेमाल करने के बजाय सीधे दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है क्योंकि उसके समय में दरवाजे जैसी चीजें हुआ ही नहीं करती थी। इसके बाद ब्लैक एडम अकेले उस नई दुनिया को देखने निकल पड़ता है, जबकि एमन अपने कमरे के गुप्त रास्ते से चुपके चुपके उसका पीछा करने लगता है ताकि उसकी माँ को पता ना चले। उधर जस्टिस सोसाइटी का जहाज कंडाक पहुंचने वाला होता है। इसी दौरान डॉक्टर फेट अपनी टीम को पूरी योजना समझाता है। वो बताता है कि ब्लैक एडम को हराने का सबसे आसान तरीका है उससे शज़ैम कहलवाना, क्योंकि जैसे ही वो ये शब्द बोलेगा उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो एक आम इंसान बन जाएगा। दूसरी तरफ एमन इंटर गैंग के एक सैनिक का रेडियो चुरा लेता है और पूरे शहर में संदेश भेज देता है कि कंडाक का चैंपियन वापस लौट आया है। ये खबर सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच जाती है। सैनिक एमन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो अपनी स्केटबोर्ड की मदद से उनसे बच निकलता है। भागते भागते वो अपने हाथों से एक त्रिकोण का निशान बनाता है जो कंडाक के लोगों के लिए आजादी का प्रतीक था। लेकिन आखिरकार सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तभी एड्रियाना वहां पहुंचती है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। वो किसी तरह सैनिकों को एमन को छोड़ने के लिए मना लेती है, लेकिन तभी उनमें से एक सैनिक उसे पहचान लेता है। अब एड्रियाना खुद इंटर गैंग की मोस्ट वांटेड भगोड़ी बन चुकी थी। माहौल तेजी से बिगड़ने लगता है और तभी ब्लैक एडम वहां पहुंच जाता है। लोगों को परेशानी में देखकर वो पहली बार खुद बीच में उतरने का फैसला करता है। एक सैनिक उसके सिर पर बंदूक से वार करता है, लेकिन अगले ही पल ब्लैक एडम उसे पकड़कर इतनी जोर से आसमान में फेंकता है कि वो सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। इसके बाद चारों तरफ से स्नाइपर्स उसे निशाना बनाते हैं, लेकिन ब्लैक एडम पल भर में सबको खत्म कर देता है। तभी उड़ते हुए वो दो सैनिकों को मारने ही वाला होता है कि अचानक जस्टिस सोसाइटी वहां पहुंच जाती है। ब्लैक एडम अपने शिकार को छोड़ देता है और हॉकमैन तुरंत जहाज से छलांग लगा देता है। अपने खास सूट की मदद से वो उन सैनिकों की जान बचा लेता है, लेकिन उसकी ये बहादुरी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि अगले ही पल ब्लैक एडम उस पर बिजली गिरा देता है। तभी डॉक्टर फेट सामने आता है और ब्लैक एडम को आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है, लेकिन ब्लैक एडम गुस्से में कहता है कि वो हजारों साल तक कैदी बनकर रहा है और अब उसे भगवान बनने का मौका मिला है, इसलिए वो कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। ये सुनते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉक्टर फेट अपनी जादुई शक्तियों से ब्लैक एडम के दिमाग में 5000 साल पुरानी दुनिया का भ्रम पैदा कर देता है। कुछ पल के लिए ब्लैक एडम अपने पुराने समय में खो जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर हॉकमैन उस पर हमला कर देता है, लेकिन इससे ब्लैक एडम का गुस्सा और भड़क जाता है। वो बिजली से हॉकमैन को झटका देकर उसे हवा में घसीटते हुए लड़ाई करने लगता है। दोनों के बीच आसमान में जबरदस्त युद्ध शुरू हो जाता है। हालात बिगड़ते देखकर डॉक्टर फेट ब्लैक एडम को वापस जमीन पर फेंक देता है। अब साइक्लोन और एडम स्मैशर भी मैदान में उतरते हैं। साइक्लोन अपनी शक्तियों से एक विशाल बवंडर बनाकर लोहे की छड़ों को ब्लैक एडम की तरफ फेंकती है ताकि उसे कैद किया जा सके, लेकिन ब्लैक एडम उन सब को तोड़कर बाहर निकल आता है। डॉक्टर फेट एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ हॉकमैन और साइक्लोन मिलकर आखिरी हमला करने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी ब्लैक एडम समझ जाता है कि अब ये लोग उसे हराने वाले हैं। गुस्से में वो अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है और एक भयानक ऊर्जा विस्फोट के साथ एक ही पल में अपने सभी दुश्मनों को दूर फेंक देता है। जब सबको लगने लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, तभी अचानक एडम स्मैशर अपने विशाल शरीर के साथ ब्लैक एडम पर हमला कर देता है। वो अपने बड़े बड़े हाथों से उसे कुछ देर के लिए जमीन पर दबाकर रोकने में कामयाब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार किसी ने ब्लैक एडम को काबू कर लिया हो, लेकिन अगले ही पल ब्लैक एडम अपनी पूरी ताकत से खुद को आजाद कर लेता है और सिर्फ एक मुक्के में एडम स्मैशर को इतनी जोर से उड़ाता है कि वो दूर जाकर गिर पड़ता है। ये सब देखकर आसपास खड़े कंडाक के लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उनके लिए
ब्लैक एडम कोई खतरनाक राक्षस नहीं बल्कि उनका खोया हुआ चैंपियन था जो हजारों साल बाद लौट आया था। लड़ाई जीतने के बाद ब्लैक एडम वहां से गायब हो जाता है। तभी डॉक्टर फेट अपनी टीम को उसे पीछा न करने का आदेश देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि उनकी टीम में कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो उस मेटा ह्यूमन को हरा सके। इसके बजाय डॉक्टर फेट सीधे एड्रियाना के पास पहुंचता है क्योंकि उसने अपने विजन में देखा था कि सबैक का ताज उसी के पास है, लेकिन एड्रियाना साफ इनकार कर देती है। असल में लड़ाई शुरू होने से पहले ही एमन चुपके से ताज अपने बैग में रख चुका था। माहौल को शांत करने के लिए एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी को उस पुराने महल में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है जहां ब्लैक एडम मौजूद था। रास्ते में वो लोग उसे बताते हैं कि 5000 साल पहले ब्लैक एडम इसी महल में आया था। कंडाक के लोग मानते हैं कि वो अपने लोगों को आजाद कराने आया था, लेकिन जस्टिस सोसाइटी की नजर में वो सिर्फ बदला लेने आया था। उनका कहना था कि गुस्से में ब्लैक एडम अपनी शक्तियों पर काबू खो बैठा और पूरे महल को तबाह कर दिया। उसी विनाश में हजारों लोग मारे गए। इसके बाद जादूगरों की परिषद ने उसे उन शक्तियों के लायक नहीं समझा और उसे हमेशा के लिए एक मकबरे में कैद कर दिया जहां से एड्रियाना ने उसे आजाद किया था। ये सब सुनने के बाद एड्रियाना पहली बार ब्लैक एडम का दूसरा रूप समझने लगती है। जब वो महल पहुंचते हैं तो एड्रियाना ब्लैक एडम से लड़ाई रोकने और उनकी बात सुनने की गुजारिश करती है। कुछ देर सोचने के बाद ब्लैक एडम अस्थायी समझौते के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा तेजी से बढ़ रहा था। जब एमन घर पहुंचता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि इश्माइल जिंदा है। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि इश्माइल असल में गद्दार है और शुरू से ही ताज चुराने की योजना बना रहा था। वो एमन और करीम को बंदूक की नोक पर बंधक बना लेता है और एमन से उसका बैग मांगता है, लेकिन करीम समझ चुका था कि अगर ताज गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो अचानक इश्माइल पर हमला कर देता है और एमन को वहां से भागने के लिए कहता है। इसी दौरान इश्माइल गोली चला देता है जो करीम के पेट में लगती है। दर्द से तड़पते हुए भी करीम अपने भांजे को भागने का मौका दे देता है। एमन जल्दी से ताज छिपा देता है और अपने गुप्त रास्ते से वहां से निकल जाता है। उधर ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि तभी एड्रियाना के फोन पर एमन का कॉल आता है। घबराई हुई आवाज में वो अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि इंटर गैंग उसके पीछे पड़ी है और वो बिल्डिंग में छिपा हुआ है। अपने बेटे की जान खतरे में जानकर एड्रियाना टूट जाती है और ब्लैक एडम से मदद की भीख मांगती है। जैसे ही ब्लैक एडम वहां पहुंचता है उसे पता चलता है कि एमन को पहले ही पकड़ लिया गया है। वो तुरंत सैनिकों को उसे छोड़ने का आदेश देता है। तभी एक सैनिक एमन को ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन अगले ही पल ब्लैक एडम बिजली की रफ्तार से उड़कर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो गुस्से में अपराधियों को खत्म करना शुरू कर देता है। इसी बीच इश्माइल बंदूक के दम पर एमन को अपने साथ ले जाता है। वो बैग खोलकर ताज के बारे में पूछता है, लेकिन एमन कुछ नहीं बताता। ये देखकर इश्माइल उसे बंधक बना लेता है। जब ब्लैक एडम को ये पता चलता है तो उसका गुस्सा और भी खतरनाक हो जाता है। एमन को एक उड़ने वाली बाइक के ट्रंक में बंद कर दिया जाता है। किसी तरह वो अपनी माँ को फोन करके बता देता है कि वो इंटर गैंग के वाहनों में से किसी एक में कैद है। ये सुनते ही जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम दोनों उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। ब्लैक एडम एक एक बाइक को रोककर चेक करने लगता है, लेकिन जब उसे एमोन नहीं मिलता तो वो बिना किसी दया के उन सवारों को मार देता है। ये देखकर हॉकमैन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसे लोगों की जान लेना गलत है, लेकिन ब्लैक एडम उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। आखिरकार वो आखिरी बाइक भी गिरा देता है, लेकिन एमोन उसमें भी नहीं होता। असल में इश्माइल ने अपने साथियों को सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल किया था ताकि ब्लैक एडम का ध्यान भटकाया जा सके और वो खुद एमोन को लेकर भाग निकले। इसी दौरान डॉक्टर फेट चुपचाप एड्रियाना के घर पहुंचता है क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका था कि ताज वहीं छिपा है। घर के अंदर पहुंचते ही वो करीम को फर्श पर खून से लथपथ पड़ा देखता है। दर्द में तड़पता हुआ करीम सोचता है कि शायद अब उसकी मौत तय है, लेकिन डॉक्टर फेट शांत आवाज में उसे बताता है कि वो भविष्य देख सकता है और ये वो दिन नहीं है जब करीम मरेगा। डॉक्टर फेट की बात सुनकर करीम राहत की सांस लेता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आज उसकी मौत नहीं होने वाली, लेकिन अगले ही पल वो मजाक में कहता है कि अगर उसका अंत बिजली से होना है तो अब उसे इलेक्ट्रिशियन की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उधर जहाज पर उसका इलाज शुरू हो जाता है और एड्रियाना डॉक्टर फेट यानी केंट को देखकर हैरान रह जाती है। केंट उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी टीम एमोन को ढूंढकर वापस जरूर लाएगी। तभी ब्लैक एडम और हॉकमैन वहां पहुंचते हैं। उन्होंने इंटर गैंग के 2 आदमियों को पकड़
रखा था ताकि डॉक्टर फेट उनकी यादों में झांक कर एमोन का पता लगा सके। लेकिन ब्लैक एडम को ये तरीका बहुत धीमा लगता है। वो हमेशा की तरह अपना खतरनाक तरीका अपनाता है। वो उन दोनों अपराधियों को सैकड़ों फीट ऊपर हवा में उठा लेता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो वो उन्हें नीचे गिरा देगा। डर के मारे दोनों तुरंत सब कुछ उगल देते हैं, लेकिन जानकारी मिलने के बाद भी ब्लैक एडम उन्हें छोड़ने ही वाला होता है कि अचानक वो उन्हें नीचे फेंक देता है। हॉकमैन तुरंत उड़कर उनकी जान बचाता है। ये देखकर वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि ब्लैक एडम अब भी हर समस्या का हल मौत को मान रहा था। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते पूरा घर तबाह हो जाता है और इसी दौरान ब्लैक एडम का हाथ गलती से उस ताज पर लग जाता है। आखिरकार दोनों ये समझते हैं कि अगर एमोन को बचाना है तो उन्हें साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए वे फैसला करते हैं कि ताज को सौदेबाजी के हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ सफर के दौरान डॉक्टर फेट को एक और भयानक विजन दिखाई देता है। इस बार वो साफ देख लेता है कि आने वाली लड़ाई में हॉकमैन की मौत होने वाली है। ये बात उसके दिल को अंदर तक हिला देती है। वो अपने दोस्त को खोने का दर्द सह नहीं पा रहा था, इसलिए वो हॉकमैन को सब सच बता देता है और कहता है कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए विदा लेना पड़ेगा। कुछ देर बाद पूरी टीम अल हदीदिया पहाड़ों तक पहुंच जाती है। वहां सभी मिलकर एक रणनीति बनाते हैं ताकि मिशन के दौरान टीम का कोई सदस्य मारा ना जाए। लेकिन जैसे ही हमला शुरू होता है, ब्लैक एडम अकेले ही दुश्मनों के अड्डे में घुस जाता है। वो एक एक करके सैनिकों को खत्म करता हुआ सीधे इश्माइल तक पहुंच जाता है, मगर इस बार इश्माइल एटर्नियम से बनी ढाल के पीछे छिपा हुआ था, इसलिए ब्लैक एडम उसे छू तक नहीं पाता। तभी बाकी टीम भी वहां पहुंच जाती है। इश्माइल एमोन के सिर पर बंदूक तान देता है और मजबूर होकर एड्रियाना को ताज उसके हवाले करना पड़ता है। ताज हाथ में आते ही इश्माइल अपना असली राज खोलता है। वो बताता है कि वो राजा ऑक्टन का आखिरी जीवित वंशज है और अब उसके पास कंडाक का अगला राजा बनने के लिए सब कुछ मौजूद है। इसके बाद वो ताज पर लिखे हुए शब्द बोलता है। जैसे ही वो मंत्र पूरा करता है, उसकी ढाल गायब हो जाती है और वो अचानक एमोन पर गोली चला देता है। लेकिन ब्लैक एडम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर गोली को रोक लेता है। अपने बेटे जैसी मासूम जान पर हमला देखकर उसका गुस्सा पूरी तरह फट पड़ता है। उसकी ताकत का विस्फोट इतना भयानक होता है कि पूरा पहाड़ टूटकर बिखर जाता है। किसी तरह जस्टिस सोसाइटी एड्रियाना और एमोन को बचा लेती है, लेकिन एमोन गंभीर रूप से घायल हो चुका था और उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। इसी बीच एडम स्मैशर इश्माइल की जली हुई लाश से ताज निकाल लेता है और उसे जहाज पर ले जाता है। दूसरी तरफ हॉकमैन ब्लैक एडम को ढूंढते हुए उस पुराने महल तक पहुंचता है। वहां ब्लैक एडम एक विशाल मूर्ति के सामने खड़ा था। वो मूर्ति हारू की थी, उसके बेटे की। तभी पहली बार सच्चाई सामने आती है। असली चैंपियन टेथ एडम नहीं बल्कि उसका बेटा हारू था। जादूगरों ने हारू को चुना था ताकि वो अपने लोगों को बचा सके, लेकिन जब राजा ऑक्टन ने हारू के परिवार पर हमला किया तब अपने पिता को मरते देखकर हारू ने अपनी सारी शक्तियां टेथ एडम को दे दी ताकि वो जीवित रह सके। मगर हारू ये नहीं जानता था कि राजा की सेना उसी पल उस पर हमला कर देगी। शक्तियां छोड़ने के बाद हारू एक आम इंसान बन चुका था और तभी एक तीर उसके सीने को चीर देता है। अपने बेटे की मौत देखकर टेथ एडम के अंदर ऐसा गुस्सा पैदा होता है जिसने उसे राक्षस बना दिया। उसी गुस्से में उसने पूरा महल तबाह कर दिया था। ये सच्चाई बताते हुए ब्लैक एडम की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई देता है। उसे पता था कि उसका बेटा कभी नहीं चाहता कि वो निर्दोष लोगों की जान ले, इसलिए आखिरकार ब्लैक एडम अपनी शक्तियां छोड़ने का फैसला करता है। वो हॉकमैन से कहता है कि जैसे ही वो वापस इंसान बने उसे ऐसी जगह कैद कर दिया जाए जहां वो दोबारा सजैम शब्द कभी न बोल सके। इसके बाद हॉकमैन उसे गुप्त पानी के नीचे बने जेल में ले जाता है और उसे अमेलिया हारकोर्ट की टीम के हवाले कर देता है। हारकोर्ट भरोसा दिलाती है कि अब ब्लैक एडम हमेशा के लिए कैद रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे बाकी खतरनाक विलन्स जिन्हें उन्होंने वहां बंद कर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ जहाज के मॉर्ग में कुछ अजीब होने लगता है। इश्माइल की जली हुई लाश में हलचल शुरू हो जाती है। डॉक्टर फेट बार बार एक ही डरावना विजन देख रहा था और अब वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका मिशन तो खत्म हो चुका था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि असली खतरा अभी बाकी है। वो परेशान था कि अगर हॉकमैन मर गया तो शायद जस्टिस सोसाइटी भी खत्म हो जाएगी। उधर एड्रियाना भी इश्माइल की मौत को लेकर बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा खतरा इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया। तभी उसे ताज पर लिखी हुई वो रहस्यमयी लाइन याद आती है, जीवन ही मृत्यु का एकमात्र रास्ता है। लेकिन मरने से पहले इश्माइल ने इसे उल्टा बोला था, मृत्यु ही जीवन का एकमात्र
रास्ता है। ये सोचकर एड्रियाना ताज को उल्टा घुमाती है और तभी उसे सच्चाई समझ आती है। ताज पर लिखा मंत्र पलटकर बिल्कुल वही बन जाता है जो इस्माइल ने मरने से पहले बोला था और अब उसे एहसास हो जाता है कि इस्माइल की मौत असल में अंत नहीं बल्कि किसी और भी भयानक चीज की शुरुआत थी। आखिरकार एड्रियाना पूरे रहस्य को समझ जाती है। जैसे ही वो ताज के असली मतलब को पहचानती है, अचानक सबैक का ताज गायब हो जाता है और समुद्र की गहराइयों से एक भयानक दानव जन्म लेता है। वो था सबैक, नरक की ताकतों से पैदा हुआ एक ऐसा राक्षस जिसकी शक्ति ब्लैक एडम से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसे देखते ही हॉकमैन बिना समय गवाए अपनी पूरी मिसाइलें उस पर दाग देता है, लेकिन सबैक उन हमलों को ऐसे रोक देता है जैसे वे कुछ थे ही नहीं। अगले ही पल वो जस्टिस सोसाइटी के पूरे जहाज को तबाह कर देता है। अब सभी को समझ आ चुका था कि अगर सबैक सिंहासन तक पहुंच गया तो वो हमेशा के लिए अजय बन जाएगा। इसलिए पूरी जस्टिस सोसाइटी एक साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करती है। हॉकमैन अपने साथियों की मदद से सबैक को घायल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी दानव एक भयानक वार करता है जिससे हॉकमैन बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये देखकर डॉक्टर फेट समझ जाता है कि उसका विजन सच होने वाला है। अपने दोस्त की मौत रोकने के लिए वो महल के चारों तरफ एक जादुई ढाल बना देता है ताकि बाकी टीम लड़ाई में शामिल न हो सके। अब वो अकेले अपनी जान देकर अपने दोस्त को बचाने का फैसला कर चुका था। डॉक्टर फेट शांत आवाज में कहता है कि कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब वो भविष्य नहीं देख पा रहा और यही बात उसे सुकून दे रही थी। दूसरी तरफ हॉकमैन पूरी ताकत से उस ढाल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। इसके बाद डॉक्टर फेट अकेले सबैक के सामने खड़ा हो जाता है। वो जानता था कि वो उस दानव को हरा नहीं सकता, लेकिन उसका मकसद सिर्फ समय खरीदना था ताकि ब्लैक एडम वापस लौट सके। लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेट अपनी शक्तियों से ब्लैक एडम से संपर्क करता है और कहता है कि सिर्फ वही सबैक को रोक सकता है। इसके बाद वो अपनी जादुई ताकतों से ब्लैक एडम की कैद खोल देता है। जेल के कई गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना शक्तियों के भी डेथ एडम उन सभी को हरा देता है। फिर वो सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। उसी समय सबैक डॉक्टर फेट पर एक और जानलेवा हमला करता है। ये उसका अंतिम वार था। जैसे ही डॉक्टर फेट की शक्ति कमजोर पड़ती है, महल के चारों तरफ बनी जादुई ढाल टूट जाती है। हॉकमैन तुरंत अंदर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने सबसे पुराने दोस्त को अपनी आखिरी सांस लेते देख हॉकमैन अंदर से टूट जाता है। डॉक्टर फेट की मौत के साथ ही हेलमेट ऑफ फेट भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। उधर सबैक आखिरकार सिंहासन पर बैठ जाता है और खुद को कंडाक का नया राजा घोषित कर देता है। इसके बाद वो नरक की सेनाओं को आजाद कर देता है। देखते ही देखते पूरा शहर खतरनाक ज़ॉम्बीज और दानवों से भर जाता है। लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने भागने लगते हैं। एड्रियाना भी हथियार उठाकर उन राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी करीम अपनी वैन लेकर वहां पहुंचता है। उसे अब इन दानवों से जरा भी डर नहीं था, क्योंकि डॉक्टर फेट पहले ही बता चुका था कि उसकी मौत बिजली से होगी, ज़ॉम्बीज से नहीं। दूसरी तरफ अमोन अपने लोगों को एकजुट करना शुरू कर देता है। वो सबको याद दिलाता है कि अगर आज वे नहीं लड़े तो कंडाक हमेशा के लिए नरक बन जाएगा। अमोन की बात सुनकर पहली बार पूरा शहर एक साथ खड़ा हो जाता है। उसी दौरान समुद्र से बाहर निकलते हुए डेथ एडम आखिरकार फिर से वो जादुई शब्द बोलता है, शज़ैम, और अगले ही पल आसमान बिजली से गूंज उठता है। ब्लैक एडम अपनी पूरी ताकत के साथ वापस लौट आता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए सबैक सबसे पहले हारू की मूर्ति को तोड़ देता है। ये देखकर ब्लैक एडम का गुस्सा फट पड़ता है। तभी एक विशाल पत्थर अमोन के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन ब्लैक एडम समय रहते उसे बचा लेता है। इसके बाद वो सीधे सबैक की तरफ बढ़ता है और हॉकमैन को मरने से बचा लेता है। अब शुरू होती है दो सबसे ताकतवर चैंपियंस की आखिरी लड़ाई। एक तरफ था नरक का राजा सबैक और दूसरी तरफ कंडाक का रक्षक ब्लैक एडम। दोनों की टक्कर से पूरा शहर कांपने लगता है। शुरुआत में ब्लैक एडम कमजोर पड़ता दिखाई देता है, इसलिए हॉकमैन भी लड़ाई में कूद पड़ता है, लेकिन सबैक उसे इतनी जोर से घायल करता है कि वही दृश्य सामने आने लगता है जो डॉक्टर फेट ने अपने विजन में देखा था। कुछ पल के लिए लगता है कि अब हॉकमैन मर जाएगा, लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है। असल में वो हॉकमैन का असली शरीर नहीं, बल्कि डॉक्टर फेट के हेलमेट से बनाई गई जादुई प्रतियां थीं। हॉकमैन कई रूप बनाकर सबैक को रोकता है और उसी दौरान ब्लैक एडम अपनी पूरी ताकत लगाकर सबैक के शरीर को बीच से चीर देता है। जैसे ही दानव मरता है, नरक की सारी सेनाएं गायब हो जाती हैं। पूरा शहर जीत की
खुशी में चिल्लाने लगता है। आखिरकार कंडाक आजाद हो चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद हॉकमैन और ब्लैक एडम पहली बार एक दूसरे के लिए सम्मान महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेलमेट ऑफ फेट भी अपना काम पूरा करके हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी फैसला करती है कि अब ब्लैक एडम को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने कंडाक के लोगों को बचाया था। टीम वापस अमेरिका लौट जाती है। अंत में ब्लैक एडम उस सिंहासन के सामने खड़ा होता है जहां कभी राजा ऑक्टन बैठा करता था। कंडाक के लोग चाहते थे कि अब वही उनका नया राजा बने, लेकिन ब्लैक एडम सिंहासन पर बैठने के बजाय उसे तोड़ देता है। वो कहता है कि वो राजा नहीं बनेगा, बल्कि सिर्फ इस देश का रक्षक रहेगा। और इसी के साथ हजारों साल बाद पहली बार कंडाक सच में आजाद हो जाता है। फिल्म यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।